किसान एवं बागवान भाई बहनों नमस्कार। डीडी हिमाचल से आप कार्यक्रम देख रहे हैं कृषि दर्शन। इस कार्यक्रम में हम किसान एवं बागवानों के लिए वो जानकारियां लेकर आते हैं जो उनके लिए बहुत ज़रूरी रहती है। आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश को फल राज्य के नाम से जाना जाता है और सेब हिमाचल प्रदेश की बहुत ही प्रमुख फसल है। सेब का उत्पादन प्रदेश में वर्षों से हमारे बागवानों के द्वारा किया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में हमारा जो मुख्य विषय है वो भी सेब के संबंध में ही है। तो हमारे बागवान जहां भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो अपने टीवी के सामने बैठ जाएं, क्योंकि आज हम ऐसे विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं जो आपके लिए बहुत अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। आज हम कार्यक्रम में बातचीत करेंगे सेब के फलों में रस्टिंग की समस्या। आखिर रस्टिंग क्या है, कैसे ये फलों को प्रभावित करती है और ये किस तरह का विकार है, ये सारी बातचीत हम करेंगे क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र मशोबरा यूएचएफ नौणी के फल विज्ञान विभाग से सह प्राध्यापक डॉक्टर नीना चौहान हमारे बीच है। डॉक्टर चौहान, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन। हमारे बागवान किसान जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, जो वर्षों से बागवानी कर रहे हैं, सेब का उत्पादन कर रहे हैं, वो आपसे जानना चाहते हैं कि रस्टिंग आखिर है क्या और इसकी पहचान बागवान कैसे कर सकते हैं। रस्टिंग जो है वो सेब की एक त्वचा का विकार है और इसमें जो भारी सतह है फल की वो खुरदरी हो जाती है और उसमें जो है वो भारी सतह जो है वो ब्राउन रंग की हो जाएगी या ग्रेश हो जाएगी और उस पे जो है वो एक जालीदार नुमा जो है वो एक पैटर्न बन जाता है। इससे क्या होता है कि इसकी जो एक मार्केट वैल्यू है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये एक तरह से एक विकार है। हम समझ सकते हैं कि अगर इसको लेके एक बागवान अपने सेब को बेचने जाएगा तो उसको कुछ भी मूल्य नहीं प्राप्त हो पाएगा। तो इसके लिए जो है अगर बाहर से ही हम इसको देखें तो एक खुरदरापन सा होगा और भूरे रंग की त्वचा हो जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि इसमें रस्टिंग की प्रॉब्लम आ गई है। आपने बताया कि इसकी पहचान हमारे बागवान कर सकते हैं, लेकिन बागवान आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो रस्टिंग है, जो विकार की आप बात कर रहे हैं, ये फल के किस भाग को प्रभावित करता है और इसका समय कब रहता है, ये कब फलों को प्रभावित करता है? इसमें जो है ये फल के पूरे पोर्शन पे भी आ सकती है और इसमें जो है ज़्यादा जो संवेदनशील भाग रहता है इसका वो रहता है, जैसे हम बोलते हैं स्टेम एंड, जहाँ पे इसकी फल की डंडी होती है उस भाग पे, और कैलेक्स एंड जो निचला पोर्शन होता है उसको ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। पर अदरवाइज़ ये पूरे जो भाग है उस पर भी आ सकती है। अगर हम समय की बात करें, जो फल बढ़ोतरी का शुरुआती समय होता है, जैसे कि सभी बागवान जानते हैं कि जो फ्लावरिंग और पेटल फॉल के जो शुरू के 30-40 दिन होते हैं वो सेब के एक साइज़ को बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान वो समय देता है। तो उस वक्त सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है। तो ये सबसे ज़्यादा जो है वो अफेक्टेड इस टाइम पे रहता है, क्योंकि इस टाइम पे जो रस्टिंग हो गई वो आगे जाके फल को बिल्कुल ही एक तरह से हम कहेंगे ख़त्म कर देती है। अगर लेटर स्टेज में भी होती है, ऐसा नहीं है कि ये शुरू में ही हो गई पर बाद में नहीं होगी, बाद में भी होती है, पर वो फल को इतना प्रभावित नहीं कर पाता है जितना शुरुआती दिन जो 30 से 40 दिन है फ्लावरिंग के बाद के, वो बड़ा क्रूशियल टाइम होता है इसके लिए। आपने बताया कि रस्टिंग से पौधों में विकार, फलों में विकार आ जाता है और उसमें फिर मूल्य प्राप्ति की बहुत हमारे बागवानों को समस्या आती है। आप अपने बागीचे से फल भी लाई हैं, इसमें हमारे बागवान साथियों को ये बताएं कि रस्टिंग के लक्षण कैसे हैं और ये दिखता कैसा है और फल के ऊपर प्रभाव किस तरह से डालता है? जी, जैसे कि मैं इस फल के माध्यम से दिखाऊंगी, मैंने अभी बात की कि ये स्टेम एंड और ये पूरे पोर्शन पे भी हो सकता है। अगर हम बात करें तो ये जो है ये पूरे पोर्शन पे है अगर हम बात करें। और दूसरा जो मैंने स्टेम एंड की बात की थी कि जो टहनी डंडी के साथ है, तो इसमें यहाँ पे भी रस्टिंग की प्रॉब्लम आती है। और दूसरा एक ये विकार है, अगर हम देखेंगे इसका पूरा फल बाकी साफ है, सिर्फ एक निचली सतह पे जो है इसमें है। तो ये इसके कारण पर अलग अलग हैं कि ये किसी और कारण की वजह से होगी और जब हम ये बात करते हैं ये किसी और कारण की वजह से होगी। तो इसके अलग अलग रीजंस हैं। पर अगर हम देखें तो फलों में ये इस तरह का विकार आता है। तो इसमें जो बगीचे वाले हैं, ऑर्चिडिस्ट हैं, वो देख सकते हैं कि इसमें विकार आ गया है। तो अल्टीमेटली ये जो है इसका मूल्य बागवान को नहीं प्राप्त हो पाता है। बागवान साथियों, आपने पहचान भी लिया होगा और आप खूब जानते भी होंगे कि रस्टिंग किस तरह से फल को प्रभावित करता है और आपको किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपने कारण की बात की, बागवान आपसे जानना चाहते हैं कि कारण मुख्य रूप से रस्टिंग के रहते क्या क्या?
इसमें जो मुख्य रूप से है वो दो कारण हैं। एक तो है, इसको कहेंगे हम एक आंतरिक विकार है, इंटरनल फैक्टर है जो कहेंगे। उसमें जो है कुछ जो किस्में हैं सेब की, वो जो है इसके लिए संवेदनशील हैं। जैसे हम गोल्डन डिलीशियस की बात करते हैं तो वो इस विकार के लिए संवेदनशील है, तो उसमें वो अटैक चांसेस ज़्यादा रहते हैं इसके होने के। दूसरा जो है, जैसे गाला वेराइटीज़ हैं जिनमें पाउडरी मिल्ड्यू बहुत ज़्यादा आती है, तो उनमें भी फिर इसमें इसके रस्टिंग के होने के जो है वो ज़्यादा चांसेस रहते हैं। दूसरा आ गया एक्सटर्नल फैक्टर, जो कि उसमें बहुत सारे कारण हैं आगे जो पार्ट्स हैं, कि जो बाहरी कारण हैं, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, कि उसकी वजह से भी होता है ये। डॉक्टर चौहान, आपने बात की, एक तो आंतरिक फैक्टर है और एक बाह्य फैक्टर है। आंतरिक फैक्टर के बारे में आपने हमारे बागवानों को बताया, लेकिन जो बाह्य कारण है जो बाहर से प्रभावित करते हैं, वो मुख्य रूप से कौन कौन से? इसमें जो सबसे पहले महत्वपूर्ण है वो आता है वेदर इंड्यूस्ड, मतलब जो एक फ्लावरिंग के टाइम पे है, फल बढ़ोतरी के टाइम पे है, कि किस तरह का वेदर रहता है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है इस रस्टिंग को। तो अगर हम बात करें, वही जो मैंने पहले भी कहा, जो शुरुआती 30-40 दिन होते हैं या फ्लावरिंग के टाइम पे है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाए तब भी रस्टिंग है। जैसे मैंने ये वाली बात की, एक जिसको हम बोलते हैं रिंग या बैंड रस्टिंग, इसको हम बोलते हैं। ये किस वजह से होती है? जब फ्लावरिंग के टाइम पे टेम्परेचर बहुत लो चला जाए, फ्रॉस्ट रस्टिंग हम इसको बोलते हैं। अप्रैल के महीने में अगर टेम्परेचर बहुत ही लो चला गया, फ्रॉस्ट पड़ गई, तो उससे क्या होता है, ये एक रिंग बन जाएगी। तो ये फ्रॉस्ट की वजह से है। तो ये क्या होता है, ये आधे भाग में भी हो सकती है, ये पूरा भी कवर हो सकता है। जैसे कि हम इस फल में देख पा रहे हैं कि ये पूरे के पूरे फल को कवर कर रहा है, तो ये फ्रॉस्ट रिंग हम इसको बोलते हैं। तो बागवान एकदम से पहचान कर सकते हैं कि अगर फ्लावरिंग के टाइम पे टेम्परेचर बहुत लो चला गया, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसके चांसेस जो है वो ज़्यादा, अगर फ्रॉस्ट पड़ गई उस टाइम पे, तो इसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसको फ्रॉस्ट इंजरी भी कहते हैं, हम फ्रॉस्ट रस्टिंग भी कहते हैं। दूसरा क्या होता है कि जब फ्लावरिंग है और उसके बाद जब ये फल जो है वो अपनी बढ़ोतरी की तरफ जा रहा है, उस टाइम पे अगर टेम्परेचर लो हो जाए, पहली चीज़। दूसरी, अगर उस टाइम पे स्प्रिंग में रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं और लंबे समय तक चली जा रही हैं, जिस तरह से इस साल है, इसीलिए जो है वो इस साल जो है वो रस्टिंग बहुत ज़्यादा है। बागवानों के ऑलमोस्ट मतलब हर बगीचे में ये परेशानी आ रही है। जहाँ से भी हमें फ़ोन कॉल्स आते हैं या बताते हैं, तो सबको ये प्रॉब्लम आ रही है। क्यों? क्योंकि एक तो टेम्परेचर भी फ्लावरिंग के टाइम पे बहुत लो चला गया, दूसरा जो है तब से लेकर लगातार जो है वो बारिश होती जा रही है। जितने ज़्यादा टाइम तक जो है इस सेब पे पानी रहेगा इसकी सतह पे, तो वो कहीं ना कहीं जो ये बाहरी जो हम स्किन की बात करते हैं, इसको वो डैमेज करता है। और ये क्या है कि ये सिर्फ एक बाहरी स्किन पे, जैसे आपने पहले भी पूछा किस भाग को प्रभावित करता है, तो अगर हम इस भाग के छिलके को निकाल देंगे तो जो अंदर का गुदा है वो बिल्कुल सुरक्षित होगा इस रस्टिंग से। तो ये अंदर के भाग को नुकसान नहीं पहुंचाता है, पर बाहरी जो ये क्यूटिकल लेयर बोलते हैं हम इसको, बहुत ही थिन होती है और आउटर स्किन है, इसमें जो है वो सेल, जब एपिडर्मिस सेल डैमेज होते हैं तो वो एक दरारें पड़ती जाती हैं इसमें। जब वो दरारें पड़ेंगी, जैसे आप देख ही पा रहे हैं इसमें, तो उन दरारों में क्या होगा, ये भूरे रंग का हो जाएगा और अल्टीमेटली जो है वो एक रस्टिंग का रूप ले लेता है ये। जी दर्शकों, आपने जाना रस्टिंग क्या है, किस तरह का ये विकार है। आपने ये भी जाना कि आंतरिक और बाह्य दो कारण रहते हैं रस्टिंग के, और ये फल को किस तरह से प्रभावित करता है। आपको जो उसका मूल्य मिलना चाहिए वो मूल्य आपको प्राप्त नहीं होता। रस्टिंग के बारे में आज हम डीडी हिमाचल में बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ विराजमान है फल विज्ञान विभाग की सह प्राध्यापक डॉक्टर नीना चौहान, और डॉक्टर चौहान हमें बता रही है कि रस्टिंग से हमने अपने फलों को बचाना कैसे है, कैसे हम अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक तो आपने ये जाना कि रस्टिंग है क्या, इसके कारण क्या है और ये किस भाग को प्रभावित करता है, लेकिन आइए अब जानते हैं कि बचाव कैसे संभव हो सकता है। डॉक्टर चौहान, बचाव की अगर हम बात करें तो हमारे बागवानों को किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए? इसमें बचाव के लिए, जैसे हम जब ये भारी कारक हम अभी डिस्कस कर रहे थे, इसमें मैं एक और बात कहना चाहूँगी। इसमें एक केमिकल फैक्टर भी है कि जो हम स्प्रेज करते हैं, तो जैसे अगर कॉपर बेस्ड स्प्रे हम कर रहे हैं, सल्फर बेस्ड कर रहे हैं, और स्पेशली शुरुआती दिनों में जब फल बढ़ रहा है, अगर उन दिनों में हम ये स्प्रेज करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो रस्टिंग इससे भी होती है। और दूसरा, पाउडरी मिल्ड्यू अगर डिजीज़ आ जाए, बीमारी आ जाए, तो वो भी इसको प्रभावित करती है रस्टिंग को। तो इसलिए हमें क्या, और जैसे बहुत सारे मिक्सचर्स आजकल क्या होता है कि जितने भी बागवान हैं वो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड,
न्यूट्रिएंट सबको वो मिक्स करके स्प्रे करते हैं। समय का बचाव भी करना होता है, लेबर का भी, पानी की भी प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या करते हैं कि बिना जाने, बिना एक वैज्ञानिक की सलाह लिए बगैर वो स्प्रेज करते हैं। तो उससे क्या होता है, जब वो मिक्सिंग करेंगे कहीं ना कहीं वो भी रस्टिंग का एक कारण बनता है। तो इसलिए कभी भी, और उस रस्टिंग में क्या फ़र्क होगा जो केमिकल से होती है, वो क्या होगा कि जैसे ये फल है वो जो स्प्रे के सामने आएगा वो इस आधे भाग में होगा, जो पिछले भाग होगा वो आपका बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। तो उसे आप इजीली पहचान कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमने स्प्रे करने में गलती कर दी है। तो जो स्प्रे किया वो भारी भाग पे हुआ, जहाँ पे वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आया, उसकी वजह से भी जो है वो इसमें रस्टिंग हो जाती है। तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी हम न्यूट्रिएंट्स को और फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड को, इनको मिक्स करके हम कभी भी स्प्रे ना करें। और दूसरा एक बात करते हैं कि जब ये स्प्रे करते हैं तो एक पूरी वॉश आउट सी, पेड़ को पूरा नहला देना है, एक वो वाली बात भी आती है कि अच्छे से स्प्रे होना चाहिए। उन्हें लगता है कि उससे जो है वो ज़्यादा बीमारी जल्दी ठीक होगी, पर उससे क्या होता है कि वो लंबे समय तक बहुत गीला रहेगा और जो केमिकल्स हैं वो ज़्यादा टाइम तक जो हैं वो इसके सतह पे रहेंगे, उससे भी जो है वो रस्टिंग प्रभावित होती है, फल का जो भारी त्वचा है वो प्रभावित होती है। इसलिए जब ड्राई कंडीशन हो उस टाइम पे हम स्प्रे करें, और जब पहले बारिश बहुत ज़्यादा हो चुकी हो या स्प्रे के बाद भी लंबे समय तक बारिश रहे, अगर ह्यूमिड कंडीशन बने रहे, तो उससे भी जो है वो रस्टिंग होती है। तो इसलिए हमें एक तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हम बिल्कुल पौधे को नहला ना दें, जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से हम स्प्रे करें। और दूसरा, एक एयर सर्कुलेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हम ह्यूमिडिटी की बात करते हैं कि ये भी रस्टिंग को बढ़ावा देती हैं। तो जितनी हम प्रूनिंग, जो ट्रेनिंग प्रूनिंग है, कल्चरल मेथड जो हैं, उनको हम सही तरीके से करेंगे तो उससे भी इससे बचाव किया जा सकता है। अगर हम ढंग से प्रूनिंग करेंगे, एक एयर सर्कुलेशन को बगीचे में बढ़ाएंगे, तो उससे भी जो है बचाव किया जा सकता है। और इसके बाद आता है कि जैसे हम जो पोषक तत्व हैं उनको अप्लाई करते हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा हम पोषक तत्वों की मात्रा देते हैं वो भी एक रस्टिंग का कारण बनता है। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का इसके साथ बिल्कुल पॉजिटिव कोरिलेशन है कि जितनी ज़्यादा आप नाइट्रोजन देते जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी रस्टिंग को बढ़ावा देती है। डॉक्टर चौहान, अक्सर जब बागवान अपने बागीचे में किसी बीमारी का आक्रमण देखते हैं, हाँ जी, तो वो अंधाधुंध स्प्रे करना शुरू कर देते हैं जी। और जैसा आपने पोषक तत्वों का जिक्र किया, तो बागवान कहीं ना कहीं ये समझता है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा पोषक तत्व डालूंगा, हाँ जी, बहुत से रसायनों का प्रयोग करूंगा, तो जी, हमारी फसल अच्छी होगी, हमें जी, अच्छे दाम मिलेंगे। जी। आप बागवानों को क्या संदेश देना चाहती है कि बहुत ज़्यादा स्प्रे करने से उनकी फसल नहीं बचने वाली और पोषक तत्व भी वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार ही डालने चाहिए? आपका क्या मानना है रस्टिंग से बचाने के लिए, क्योंकि इस समय वर्षा का बहुत प्रभाव पड़ रहा है, बीते दिनों भी बहुत बारिश हुई है और आने वाले समय में भी बारिश की बहुत सी संभावनाएं हैं, तो ऐसे समय में किस तरह का एहतियात हमारे बागवानों को रखना चाहिए? अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा विश्वविद्यालय है या जैसे मशोबरा का जो अनुसंधान केंद्र है, ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मिलके जो है वो एक पूरा स्प्रे शेड्यूल निकलता है पूरे साल का। तो अगर ये उसको फॉलो करें और जितनी मात्रा है उतने में ही इनको स्प्रे करें, क्योंकि अगर किसी का 50 ml लिखा है तो ये 100 ml कर देंगे। तो जितनी एक रिकमेंडेशन है वो बागवानों की सलाह के, वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार करें तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। और पोषक तत्वों के लिए भी हमारी एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस होती हैं कि कब देना है, कितनी मात्रा में देना है और कैसे देना है। अगर उन सब चीज़ों को ये फॉलो करें तो कहीं ना कहीं जो एक बहुत सारे विकार आ रहे हैं आज की स्थिति में, अगर हम देखते हैं तो उनसे हम बचा जा सकता है। और दूसरा है कि अगर ये रस्टिंग की हम बात करते हैं तो जैसे वैरायटी रिकमेंडेशन दी जाती है कि आपको कौन सी वैरायटीज़ लगानी है, तो उस हिसाब से अगर हम देखें जितने भी हाई कलर स्ट्रेन्स हैं, जितने जिनमें जैसे रेड विलॉक्स हो गया और जेरोमाइन हो गया या स्कारलेट स्पर है, तो इनमें जो है वो रस्टिंग की ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो इनको जहाँ पे बहुत टाइम तक बारिश रहती हो, बहुत हाइट में है और कहीं जैसे लगातार फॉग रह रही है और ह्यूमिड कंडीशन है, तो वैसी कंडीशन में जैसे रेड विलॉक्स वैरायटी है, कम से कम ऐसे क्षेत्रों में इनको ना लगाएं। तो बागवानों को इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर चौहान, फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि जब हमारे बागवान वैरायटी का चयन करते हैं, इन सब बातों का ध्यान उनको उस समय भी रखना चाहिए। पौध जिस समय स्थापित बागीचे में कर रहे हैं उस समय उनके जहन में ये सारी बातें रहनी चाहिए। आपका क्या मानना है?
बिल्कुल। और बिना वैज्ञानिक की सलाह के कोई भी बगीचा लगाना है या इसमें कोई भी पौध कौन सी लगानी है, रूट स्टॉक लगाना है, सीडलिंग लगाना है, या किसी भी तरह की अगर कोई भी जानकारी है तो वो हमेशा यूनिवर्सिटी में भी डिपार्टमेंट ऑफ फ्रूट साइंस और क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान केंद्र जो है पर्टिकुलर एक क्षेत्र के लिए, नाम से ही जैसे आप जान सकते हैं, तो उनकी सलाह के साथ ही इन सारी चीज़ों में जो है वो ध्यान देना चाहिए। मतलब एक प्लांटिंग कहाँ पे करनी है, किस तरह से करनी है, हमें रूट स्टॉक या सीडलिंग का चुनाव करना है, हमें कौन सी वैरायटी का चुनाव करना है, कितने डिस्टेंस पे लगानी है, तो किस तरह से, ये सारी चीज़ें जो है वो पहले जानकारी लेके ही उन्हें एक बगीचा स्थापित करना चाहिए। डॉक्टर नीना, आपका जो प्रशिक्षण केंद्र है, जो अनुसंधान संस्थान है, वो किस तरह से बागवानों की सहायता करता है? बहुत सारे ऐसे नए बागीचे लगाने वाले बागवान रहते हैं जो ये जानना चाहते हैं कि वैज्ञानिकों की सलाह वो कैसे लें, तो क्या आपके केंद्र में आकर इस तरह के प्रशिक्षण भी बागवानों को दिए जाते हैं? क्या प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन भी किया जाता है? और प्रशिक्षित होना बागवानों के लिए कितना ज़रूरी है? अगर हम प्रशिक्षण की बात करें तो हमारे जैसा स्टेशन है वहाँ पे भी, जैसे हम कहते हैं कि ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस जो ट्रेनिंग्स हैं वो भी होती हैं। तो प्रशिक्षण जब ट्रेनिंग्स है 3 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की, तो उस समय भी बागवान अलग अलग स्थानों से आते हैं, तो उनको वहाँ पे एक प्लांटिंग से लेकर हर तरह की सलाह दी जाती है, चाहे वो बीमारी से संबंधित है, कीट से संबंधित है, तो उस तरह की सलाह दी जाती है। और हम बाहर जाके किसी के गांव में जाके भी प्रशिक्षण केंद्र हम जो है वो प्रशिक्षण शिविर लगाते हैं, तो वहाँ पे भी जो है वो हम बागवानों को इन्हीं सारी बातों की जानकारी देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो हम रिसर्च करते हैं अपने स्टेशन पे, तो उनको हम जो प्रशिक्षण शिविर हैं उनके माध्यम से ही जो है वो बागवानों तक पहुंचाते हैं। तो जैसे मैं रस्टिंग की, हम जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में एक बात करना चाहूँगी कि इस पे जो है वो 2 साल से हमारे क्षेत्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र जो मशोबरा में स्थित है, उस पे पिछले 2 साल से लेकर जो है वो कार्य चल रहा है। तो इसके लिए अभी तक एक ही उपाय है कि जिस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं काफ़ी हद तक। तो इसमें 2 साल के जो अनुसंधान हमने किया है उसमें पाया है कि अगर हम ये एक ग्रोथ रेगुलेटर है GA4+7+BA, अगर उसका 10 ppm का मतलब हुआ कि 111 ml जो है वो 200 लीटर पानी में डालना है। अगर उसका स्प्रे हम करें जब फुल ब्लूम, एक किंग फ्लावर की हम बात करते हैं, अगर वो 60, 70, 80% तक, मतलब 60 to 80% अगर वो खिल गया है, उस टाइम पे अगर हम इसकी स्प्रे करते हैं और 15 दिन के बाद उसी स्प्रे को हम फिर से रिपीट करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वो इस विकार से बचा जा सकता है। और दूसरा, आज के टाइम में जैसे अब व्हाट्सएप है या फ़ोन कॉल्स हैं, तो उनके माध्यम से भी जो है वो उनको जानकारी दी जाती है। वो अपने बगीचे में जाके फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप पे हमें भेजते हैं कि ये किस तरह की प्रॉब्लम है, तो और हम उसी वक्त उनको सोल्यूशन दे देते हैं। बीमारी से संबंधित होगा तो एक पैथोलॉजिस्ट उसके बारे में बताएगा, अगर वो कीड़ों से संबंधित है तो एक जो एंटोमोलॉजिस्ट है वो उनको सलाह देंगे, अगर फ्रूट साइंस से संबंधित उनकी जो है वो प्रॉब्लम होगी तो एक फ्रूट साइंटिस्ट जो है उनको उसके विषय में जानकारी देता है। डॉक्टर नीना चौहान, बहुत दिनों से जो प्रदेश के बागवान है, विभिन्न ज़िलों के, चाहे शिमला की बात हो, चाहे मंडी की, सिरमौर की, कुल्लू की, बहुत से बागवान ये जानना चाहते थे कि रस्टिंग से उनके बागीचों में बहुत बहुत प्रभाव पड़ रहा है, उनके फल खराब हो रहे हैं, तो ऐसे में उनको वैज्ञानिकों की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। आपका क्या मानना है? या ऐसा भी हो सकता है फ़ोन के ऊपर भी आप लोग उनको सलाह दे सकते हैं, या आपके प्रशिक्षण केंद्र में ही बागवानों को आना पड़ेगा? किस तरह का? नहीं, हम उन्हें फ़ोन के माध्यम से भी सलाह देते हैं, क्योंकि जैसे हम भी पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं, स्पेशली जब से ये कुछ कलर स्ट्रेन्स आए हैं और इनमें बहुत ज़्यादा रस्टिंग की प्रॉब्लम आ रही है और बिल्कुल इसकी मार्केट वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए जो है हम खुद से भी, कि अगर किसी ने रेड विलॉक्स वैरायटी लगाई है, अगर हमारे पास वो सलाह लेने आते हैं तो हम उन्हें शुरू में ही बता देते हैं कि इसमें ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, अगर आपका वेदर फ्लावरिंग के टाइम पे सही नहीं गया तो आपने ये स्प्रे करनी है। और अगर कोई फ़ोन के माध्यम से हमें पूछता है तो हम फ़ोन पे भी इसकी जानकारी देते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टेशन पे ही आना है, तो फ़ोन के माध्यम से भी जो है वो ये जानकारी दी जा सकती है। और क्योंकि इस पे पिछले 2-3 सालों से, इस साल भी इस पे मशोबरा में जो है वो ट्रायल लगे हुए हैं, और अब
आगे जाके जो है वो इस साल में जब अब नया सीज़न आएगा, फ्लावरिंग होगी, तो उस टाइम पे जो है हम फार्मर्स फील्ड में भी जाके अगर कहीं पे भी जहाँ पे प्रोन है कोई एरिया इस विकार के लिए, तो वहाँ पे जाके भी जो है हम वो उनके फील्ड में ही जाके हम खुद से उनके उसमें डेमोन्स्ट्रेशन ट्रायल्स लगाएंगे। और अगर कोई प्रदेश का बागवान आपके केंद्र में आना चाहे तो क्या हमारे बागवान आपके केंद्र में आ सकते हैं? वो अपना मन चाहा जो भी उनको पूछना है सेब के बारे में या अन्य फलों के बारे में, क्या बागवान आपके केंद्र में भी आ सकते हैं? बिल्कुल, केंद्र में भी आ सकते हैं, और कभी भी जब भी उन्हें लगे कि कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो कभी भी आ सकते हैं। और अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं, विषय के वैज्ञानिक है वहाँ पे हैं, तो उनसे अलग अलग मिलके भी सबसे सलाह ले सकते हैं। चाहे किसी भी तरह की उनकी प्रॉब्लम हो तो वो हमारे केंद्र पे आके भी उसके बारे में सलाह ले सकते हैं। हिमाचल प्रदेश का बागवान वर्षों से सेब का उत्पादन कर रहा है और सेब के लिए हिमाचल प्रदेश को बहुतायत जाना भी जाता है। हर बागवान ये चाहता है कि उसके फल का बहुत वाजिब मूल्य उसको मिले ताकि उसके परिवार का पालन पोषण अच्छा हो सके। ग्रेडिंग और पैकिंग का कितना महत्व रहता है फल के अच्छे दाम प्राप्त करने में? ग्रेडिंग पैकिंग का कितनी जानकारी हमारे बागवानों को रहनी चाहिए? जो अगर हम बात करें किसी भी फल की है, अगर हम सेब की ही बात करते हैं तो दो मुख्य चीज़ें हैं जिन पे ध्यान दिया जाता है। एक है रंग और एक है उसका साइज़। जितना अच्छा साइज़ होगा और जितना अच्छा कलर होगा और बिना किसी विकार के होगा तो उसको उतना ही अच्छा जो है वो दाम मिलेगा। तो इसलिए इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात आती है कि हार्वेस्टिंग सही टाइम पे होना, वो सबसे बड़ा आज के अगर हम बात करें एक मुख्य विषय है। क्योंकि बहुत सारे बागवान क्या करते हैं कि सिर्फ वो रंग आने देते हैं कि लाल हो गया है, पर वो प्रॉपरली अभी हार्वेस्टिंग स्टेज तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है वो इस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो शुरुआती में एक दो जो है बागवान मार्केट में फ्रूट लाएंगे तो उनको वो दाम मिल जाएगा, पर धीरे धीरे जैसे पता चलता है कि नहीं फल तो कच्चा आ रहा है, तो उससे क्या होता है कहीं ना कहीं जो है वो मार्केट पे असर पड़ता है। तो इसलिए सिर्फ एक साइज़ तो है ये इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसके आधार पे इसकी मार्केट वैल्यू बनती है, पर उसका सही समय पे तोड़ना बहुत ही आवश्यक है। सिर्फ एक लाल रंग देख के नहीं, बाहर से तो उसमें लाल रंग आ गया है और जितनी जल्दी लाल रंग आएगा साइज़ तो पूरा जब तक वो हार्वेस्टिंग स्टेज तक नहीं पहुंचा वो तब तक साइज़ बनता रहेगा उसमें। तो इसलिए सही हार्वेस्टिंग स्टेज पे तोड़ना भी बहुत ही आवश्यक है। इस बार सेब का सीज़न चला है और बहुत उत्साहित है हमारे बागवान किसान। ऊपरी जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ अक्सर लोगों के द्वारा सेब का उत्पादन किया जाता है। इस वर्ष कैसा, आपका मानना क्या है, किस तरह का ये सेब का सीज़न रहेगा और बागवानों की मेहनत परिश्रम उनको मिलेगी? वैज्ञानिक लोगों का क्या कहना? अगर हम इस साल की बात करें तो इस साल जो है वेदर है वो शुरू से ही वो बागवानों के फेवर में नहीं रहा है। क्योंकि जैसे मेन हम रस्टिंग की बात कर रहे हैं तो इस बार हर बगीचे में ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि शुरू से ही जो वेदर है उसने साथ नहीं दिया है। टेम्परेचर फ्लावरिंग के टाइम पे जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो गया और उसके बाद जब फल बढ़ रहा था तब भी टेम्परेचर लो था और लगातार जो है वो वर्षा हो रही थी। तो उससे क्या हुआ, जो एक वो साइज़ बनता है वो नहीं बन पाया है और धीरे धीरे जैसे अब हम देख रहे हैं कि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो इससे क्या हो गया है कि बहुत सारी बीमारियां, जैसे अगर हम प्री मैच्योर लीफ फॉल की बात करें, ऑल्टरनेरिया, लीफ स्पॉट है, तो कहीं ना कहीं पतझड़न रोग जिसे हम कहते हैं, तो वो अधिकतर बगीचों में आ चुकी है ये बीमारी। उससे क्या होगा, जब पत्ता ही नहीं रहेगा तो वो फल को बढ़ाने में कैसे सहायक होगा फिर। तो इसलिए इस बार जो है वो बागवानों को थोड़ा सा सही नहीं है वक्त। अगर हम बात करें तो मूल्य भी कितना मिलता है कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जब इस तरह के विकार आ जाते हैं तो जो मार्केटिंग पे है और उस पर फ़र्क पड़ता है कहीं ना कहीं। डॉक्टर नीना चौहान, हमारी जो किसानी है, बागवानी है, वो बिल्कुल मौसम के ऊपर निर्भर करती है और इसीलिए यदि मौसम किसानों के प्रतिकूल हुआ तो वो उनको बहुत हताशा होती है और मौसम यदि अनुकूल रहा तो वो लाभ में भी रहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में जब मौसम प्रतिकूल चल रहा है, बागवान जानते हैं कि बारिश बहुत हो चुकी है, ऐसे में कैसे उनको अपना जो आलंबन है वो बनाना चाहिए और किस तरह से सोच को अपने बढ़ाकर अपने फलों को मंडी तक लाना चाहिए? आपकी क्या सलाह है बागवानों के लिए?
मैं तो यही कहूँगी कि जो वैज्ञानिक आपको जानकारी देते हैं उनके आधार पे अपने बगीचों का रखरखाव करते रहिए और कहीं ना कहीं जो है मेहनत का फल मिलता है। और इस बार भी थोड़ा सा है कि प्रतिकूल है, अगर हम कहें कि जो सिचुएशन है इस बार थोड़ा सा है, पर बहुत बार ऐसा भी होता है जब वातावरण अनुकूल जाता है तब बहुत अच्छी उनको फल भी मिलता है। तो इस बार अपना मनोबल बना के रखें, यही कह सकते हैं। और वैज्ञानिकों की जानकारी के आधार पे ही उनसे बार बार जो जानकारी लेके अपने बगीचे को बचाएं, क्योंकि जो इस बार बीमारी लगेगी वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट ईयर को भी प्रभावित करता है। तो इस बार अपना पूरा बगीचों का ध्यान रखें, वैज्ञानिकों से बार बार सलाह लेते रहें, तो उस आधार पे जो है वो रखरखाव करते रहें। बागवान साथियों, यदि प्रतिकूल परिस्थितियां हो तो अपने मनोबल को बना के रखना चाहिए। डॉक्टर नीना चौहान का कहने का तात्पर्य है यदि स्थितियां हमारे बस में नहीं है तो हम उन स्थितियों को अपने वश में करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, हमें उस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और यदि आपके क्षेत्र में, आपके बागीचे में भी रस्टिंग की समस्या है तो आप अपने जो समीपवर्ती नज़दीकी जो वैज्ञानिक लोग हैं उनसे आप सलाह ले सकते हैं। यदि आपके अनुसंधान केंद्र पर कोई दूरभाष के माध्यम से आपको संपर्क करना चाहे तो आपका दूरभाष नंबर क्या रहता है और कैसे आपसे संपर्क किया जा सकता है? जो हमारे ऑफिस का नंबर है वो 0177274026 है। जब वहाँ आप इस पे कॉल करेंगे और आप अपनी अगर प्रॉब्लम बताएंगे तो अगर वो बीमारी से संबंधित होगी तो वो उन्हीं वैज्ञानिक को वो कॉल चली जाएगी या वो उनका नंबर दे देंगे जो उनका मोबाइल नंबर है। अदरवाइज जो है, जो हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वहाँ पे हर वैज्ञानिक के जो है मोबाइल नंबर हैं और वहाँ से भी वो नेट से भी देख सकते हैं, क्योंकि जो हमारी यूनिवर्सिटी की एक अपनी वेबसाइट है उस पर क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान केंद्र पे जाएंगे तो वहाँ पे हर एक जो साइंटिस्ट है, वो पैथोलॉजिस्ट है, एंटोमोलॉजिस्ट है, फ्रूट साइंटिस्ट है, सॉइल साइंटिस्ट है, तो उन सबके जो है वो नंबर दिए गए हैं, तो वो उन पे कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर नीना चौहान, आज आपने बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की है और रस्टिंग जो आज के हमारे बागवानों का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था, जो सेब की फसल को प्रभावित कर रहा था, ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आपने की है। आप स्टूडियो में आया, आपका बहुत बहुत आभार। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे थे सेब के फलों में रस्टिंग की समस्या कैसे प्रभावित करती है, रस्टिंग क्या है, ये कब फल को प्रभावित करती है, फल के किस भाग को ज़्यादा प्रभावित करती है और मूल्य अच्छा लेने में क्या प्रभाव रस्टिंग का रहता है। आज के कार्यक्रम में हमने बातचीत की। यदि आपके बागीचे में भी इस तरह की समस्या आ गई है, आप वैज्ञानिकों से परामर्श ले, अपना मनोबल बना के रखें। यदि इस बार सीजन में थोड़ी कमी भी रह जाएगी तो आने वाले समय में हम इतना परिश्रम करेंगे, इतना मेहनत करेंगे कि हम अपनी पिछली कमियों को भी पूरा करेंगे। हमारे हिमाचल प्रदेश के बागवान उन्नति करें, तरक्की करें, इसी आशा के साथ आज्ञा दें। नमस्कार।